जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो 3.0 और 4.0 जो अभी हाल ही में होने वाले हैं उसके लिए जो है बीपीएससी घटना चक्र के जो है क्लास लेकर आए हैं। ये पूरी जो है घटना चक्र के क्वेश्चन है जो बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आप सभी का क्लास में स्वागत है और आप सभी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं। इस वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के वो सारे क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा ही पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा रिपीट भी होते हैं बार बार। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 61 नंबर से हम शुरू करेंगे और 60 नंबर तक हम लोगों ने कवर कर लिया था पिछली क्लासों में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, और इसका जो आंसर है आपको पूछा था आपसे, बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिया था 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है 22 दिसंबर, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है तो वो होता है 22 जून। ये भी आपको याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत विंटर जो सोलस्टिस होता है 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन, और ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20 या 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे 21-22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, महाद्वीप अलग कैसे हुए ये बताना है। जो महाद्वीप होते हैं ये कैसे अलग हुए। ज्वालामुखी फूटने से, विषुवत की क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा जो प्लेट टेक्टोनिक्स विवर्तन की क्रिया है इसके फलस्वरूप जो है महाद्वीप आपस में अलग हुए थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तन की क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। 63 नंबर प्रश्न है वलन क्रिया किसका परिणाम है। महादेशजनक बल, भूविक्षेपीय कॉरियोलिस बल, पर्वत निर्माणकारी बल, बहिर्जात बल। इसमें बताना है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। ठीक है, वलन क्रिया की बात करेंगे तो ये जो है पर्वत निर्माणकारी जो बल होता है उसी का परिणाम होती है वलन क्रिया। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल जिन्हें क्षैतिज संचलन भी होता है ये, और पर्वत निर्माणकारी बल में भी आता है। इसके तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। कौन कौन से? पहला है संपीड़न बल और दूसरा है तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की जो परतें हैं मुड़ जाती हैं और ऊपर उठे जैसे मुड़ती है, जब ये ऊपर उठती है तो इसको अपनति, ऊपर अपनति मतलब अप मतलब उठा हुआ, तो अपनति, और धंसे हुए भाग को अभिनति मतलब झुका हुआ, तो इसे अभिनति कहते हैं। इसी मोड़ को वलन कहते हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला ये बताना है आपको। इसमें जो है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, हिमालय, एंडीज और रॉकी। यूरोप की जो एक पर्वत श्रृंखला है वो है आल्प्स। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है और इसका जो विस्तार है ये मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु की बात करेंगे तो माउंट ब्लैक है जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है, और आल्प्स पर्वत नवीन मोरदार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 65, टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। अफगानिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया। याद रखिएगा चीन में जो है टकला मकान जो मरुस्थल है ये चीन में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टकला मकान मरुस्थल एशिया के जिनजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र में विस्तारित है, और दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर का पठार और तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 66, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, भारत। आपको यहीं पे आपको बता देते हैं जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल है दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका जो विस्तार है लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है 67, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है।
लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बताना है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेबनान, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का जो विस्तार है जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकार क्षेत्र समाहित है। अगला प्रश्न है 68, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेरी, पंपास, वेल्ड, स्टेपेज, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिए, दक्षिण अमेरिका में जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है उनको पंपास कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेरी जो है नॉर्थ अमेरिका के हैं, नॉर्थ अमेरिका में जो स्थित है घास के मैदान उनको प्रेरी कहते हैं। साउथ अमेरिका में है आपके, सॉरी साउथ अफ्रीका के हैं वेल्ड्स, और स्टेपीज ये आपके यूरोप के हैं, याद रखेंगे यूरोप के, बी ऑप्शन इससे राइट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिण भागों में है, और अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेरी, उत्तरी अमेरिका तथा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 69, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैनबरा। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ये किसी की राजधानी नहीं है। वेलिंगटन ये जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया जो है सिडनी का एक शहर है। उपयुक्त विकल्पों में सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है और शहर भी है। जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद जो है रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या आर्कटिक महासागर? 90 ईस्ट रिज जो है आपका ये हिंद महासागर पर स्थित है, याद रखिएगा। और ये जो है एक कटक में, यहाँ पर एक जो है एक कटक का नाम है, एक कटक है हिंद महासागर पे, उसका नाम है 90 ईस्ट रिज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 71, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय जो लवणता है इसका मुख्य स्रोत क्या है? नदियां, भूमि, पवन, ज्वालामुखी से निसरत राख। याद रखिएगा, जो सागरीय लवणता होती है ये इसका मुख्य स्रोत होता है भूमि, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 25 पीपीटी, 35 पीपीटी, 45 पीपीटी या 55 पीपीटी। याद रखिएगा, जो अरब सागर है इसके पानी का औसतन खारापन है 35 पीपीटी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंद महासागर में 0 से 10 अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, ये बताना है। याद रखिएगा, जो आपका मृत सागर है इसमें सर्वाधिक औसत लवणता पाई जाती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से आप देख सकते हैं मृत सागर में सर्वाधिक लवणता 238% पाई जाती है, और तुर्की के जो वान झील है इसी को वान गोलू झील भी कहते हैं, इसमें जो है 330% लवणता पाई जाती है। तथा द ग्रेट साल्ट लेक जो है उसमें ये जो आपका यूएसए में स्थित है, और ये 220% यहाँ पे लवणता पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा तुर्की की वान गोलू झील में, दूसरे नंबर पे है ग्रेट साल्ट लेक में, और दूसरे नंबर पे आपका जो है मृत सागर डेड सी आता है, और तीसरे नंबर पे है यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन, मिसिसिपी, गंगा। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी अमेजन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न 75, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से ये होकर ये नदियां बह रही हैं, और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। रॉटरडम की बात करेंगे, ये जो है कहाँ स्थित है?
रॉटरडम जो है आपका पेरिस, पेरिस तो आपका सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है, ये आप याद रखेंगे। रॉटरडम आपका जो है राइन नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट हंगरी, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और ये जो है आपका कहाँ स्थित है, डेन्यूब नदी के किनारे। वाशिंगटन की बात करेंगे तो ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, पोटोमैक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर A3B1, A3B1 सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सी ऑप्शन से एकदम करेक्ट हो जाएगा। रॉटरडम नदी राइन नदी के किनारे स्थित है, पेरिस सीन नदी के किनारे, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे, वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है 76 नंबर है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब, हार्मुज, बोस्पोरस और मलक्का। याद रखिएगा जो आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने वाली जो संधि है वो है बाब अल मंदेब, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्य विकल्प इस प्रकार हैं, जैसे हार्मुज जल संधि, जो आपकी हार्मुज जल संधि है इसकी बात करेंगे, ये जो है आपका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी, इन दोनों को जो है आपस में जोड़ती है। बॉस्फोरस जल संधि की बात करेंगे तो ये काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ती है, बॉस्फोरस संधि। मलक्का जल संधि की बात करेंगे तो उत्तरी अंडमान जो अंडमान सागर है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न 77, अत्यधिक गर्म, इनको सुमेलित करना है। अत्यधिक गर्म कौन सा है? तो वो है आपका सहारा डेजर्ट, सबसे अधिक गर्म है। अत्यधिक ठंडा जो है अत्यधिक ठंडा की बात करेंगे तो अंटार्कटिका है। अत्यधिक वर्षा तो चेरापूंजी में होती है। ये आपका अत्यधिक सूखा कहाँ पड़ता है? तो चिली, चिली के जो आपका चिली में ही आटाकामा मरुस्थल बहुत शुष्क स्थान है, इसलिए आप देख सकते हैं A4 यहाँ पे था, A4 पहले बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। A4 B3 C2 D1। अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली मरुस्थल में है। नेक्स्ट प्रश्न है 78, किस मिट्टी में केसिका अर्थात कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी, 500 मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी। तो सबसे अधिक जो केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली कहाँ होती है? चिकनी मिट्टी में होती है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ पे होती है? वो सबसे कम जो है बलुई मिट्टी में होती है। इसका क्रिया चिकनी मिट्टी जो है वे सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में न्यूनतम होती है, सबसे कम। 79 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस। तो याद रखेंगे जो चीन है, चीन विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज सभी लोग जो है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और दोस्तों सभी लोग जो है हमारे जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कूल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? ये बताना है। जो कूल गाड़ी है वहां पर कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन, वानिकी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। कूल गाड़ी और एक और इसी यहीं पे एक और है काल गुरली। कूल गाड़ी और काल गुरली यहाँ पर सोने का खनन होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूल गाड़ी स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में भी प्रसिद्ध है, और इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है 81, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? ये बताना है। रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिएगा चीन देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है, यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है अगला 82 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? फ्रांस, भारत, यूएसए, इटली। इसमें बताना है कौन है इस एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक। याद रखिएगा भारत यहाँ पे एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015 से 2019 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में एल्यूमिनियम
उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष इस प्रकार हैं: चीन, रूस, भारत और कनाडा तथा यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। तेल के खोज सबसे ज्यादा किस देश में है? अमेरिका, चीन, रूस, वेनेजुएला। तो सबसे अधिक जो है कहाँ है? वेनेजुएला में है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंडिया मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल भंडार 48 बिलियन टन है और वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.62% कच्चे तेल का भंडार भी है। अगला प्रश्न है 84। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? ये कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस, अर्ध बिटुमेनी, एंथ्रेसाइट, कोक। याद रखिएगा बिटुमिनस जो है ये सामान्य प्रकार का कोयला है और एंथ्रेसाइट की बात करेंगे तो उत्तम कोटि मतलब सबसे बेस्ट है एंथ्रेसाइट। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है। कहता है कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण होता है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। उपरोक्त चारों प्रकार के कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट जो है यह अत्यंत उत्तम कोटि का तथा पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% से अधिक भाग जो है प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है और गोंडवाना जो काल का जो कोयला है ये मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। याद रखिएगा बिटुमिनस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। यही इसका राइट हो जाएगा। ये ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत हैं और इनमें जो है ये सभी शामिल होते हैं। कौन कौन सा? शक्ति है, कोयला है, फिर है तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर। धातुओं के जो व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है वो है लंदन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऐसा क्यों? संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण या चालन के कारण? जो साफ रातें होती हैं ये सब जो है मतलब मेघीय रातें, जो बादल भरी रातें होती हैं उनसे अधिक ठंडी होती हैं विकिरण के कारण। भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है। फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती हैं, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। 88 नंबर प्रश्न है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है आकाश से। एकदम सही। बंगाल की खाड़ी में जो है अधिक दाब परिस्थिति से, ये भी कथन सही है। स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ये कथन भी सही है। निम्नांकित कूटों से अपना उत्तर का चयन करें तो 1, 2 और 3, इसमें तीनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। आप इसमें देख सकते हैं उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है और मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 89। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा नहीं, यहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मी की वर्षा नहीं होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ये एकदम सही है। इस वर्ष भर लगातार चलती रहती है, ये भी आप याद रखेंगे, वर्ष भर होने वाली वर्षा है, ये सही है। मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भर भारी वर्षा, गलत है। मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा, ये भी गलत है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यही इलाज सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। अगला प्रश्न है 90 नंबर। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्य सागरीय जो जलवायु है ये कहाँ पर प्रचलित नहीं है? मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड
पंपाज। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। याद रखिएगा जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं होती है ये आपके केप पंपाज जो अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है वहां पर प्रचलित नहीं होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA तथा CSB पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र में उष्ण जलवायु पाई जाती है CWB। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 91 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? नाइजर, कांगो, नील, जाम्बोजी। याद रखिएगा अफ्रीका की जो मूलभूत जनजाति पिग्मी है ये कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पिग्मी जनजाति जो है विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है और पिग्मी जनजाति का जो निवास है पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है। और पेड़ों पर जो झोपड़ियां बनाई जाती हैं ये बहुत बार पूछा गया है। इन झोपड़ियों को क्या कहते हैं? मोंगुलस। जो पेड़ों पर झोपड़ियां बनाते हैं पिग्मी जनजाति के द्वारा ये मोंगुलस होती हैं। और पिग्मी जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? तो विषुवत रेखीय जो अफ्रीका के कांगो बेसिन वाला क्षेत्र है वहां पर ये रहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज सभी लोग एक बार जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। संपूर्ण क्लास आपकी बीपीएससी घटना चक्र से करवाई जा रही है जो कि आपके सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होगी। पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के या दक्षिण अमेरिका के। अभी बताया जस्ट आपको ये अफ्रीका के निवासी हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, एस्किमो निवासी हैं कनाडा के, मंगोलिया के। तो याद रखिए जो एस्किमो होते हैं ये कनाडा के निवासी हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। एस्किमो जो है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है और जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। याद रखिएगा जो एस्किमो जनजाति है ये उत्तरी गोलार्ध के आसपास पाई जाती है चारों तरफ। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव जो होती है। 94 नंबर प्रश्न है, एस्पेरांटो क्या है? लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, स्पेन का बंदरगाह नगर और एक खेल का नाम। यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। तो एस्पेरांटो जो है ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है जिसे हम एस्पेरांटो कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एस्पेरांटो जो भाषा है इसका विकास LL ज़ेमेनहॉफ ने किया था। यह प्रश्न है 95। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, चीन, ब्राजील, जापान। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। याद रखेंगे चीन। ये चीन है उसमें सबसे बड़ा जो है रेशम का उत्पादक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? नेपाल, उज्बेकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ये जो है चीन में प्राप्त होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी साल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास जो है मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड, ईरान। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिएगा जो सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला जो देश है वो है आपका ईरान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। FAO के आंकड़ों के अनुसार विश्व में ईरान सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है और भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है। यहाँ के किश्तवाड़ अर्थात जम्मू तथा पामपुर के कश्मीर प्रमुख केसर उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन सा? किश्तवाड़ और पामपुर जो है कश्मीर केसर उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। केसर को लाल सोना, रेड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा केसर के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? केसर के लिए जो करेवा मृदा सबसे बेस्ट मानी जाती है जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। 98 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? पत्थर का कोयला। नेपाल, चीन, न्यूजीलैंड, भारत। याद रखिएगा जो आपका चीन है, चीन जो है पत्थर के कोयले के लिए जो है सबसे ज्यादा अग्रणी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न काल के दौरान जो है पत्थर के कोयले के भंडार में चीन प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय एवं भारत तृतीय स्थान पर थे। और वर्ष 2020 के अंत तक पत्थर का जो कोयला है एंथ्रेसाइट एवं बिटुमिनस के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः चीन एवं भारत है। तो याद रखिएगा वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है USA। दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर में भारत में।
अगला प्रश्न है 99। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रूस, चीन, सऊदी अरब, कनाडा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये आपका सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब में जो है ये यूएसए को छोड़कर विश्व के सभी देशों से कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इंडियन मिनरल्स बुक ईयर बुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका 781 मिलियन टन के बाद रूस जो है 561 मिलियन टन सर्वाधिक तेल उत्पादन देश में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जिसका भी राइट आंसर होगा उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा और सभी लोग जो है इसका आंसर जरूर दीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। और ये जो क्लास थी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 1 के भी इसमें क्वेश्चन शामिल थे, टीआरई 2 के भी, और जो अभी पूछे गए टीआरई 3 में है उसके भी कोई 1-2 क्वेश्चन इसमें शामिल थे। याद रखेंगे सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको नए तरीके से, नए और पुराने सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि बीपीएससी की प्री एग्जाम जो पीसीएस है भी, उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग जो है क्लास पसंद आई तो क्लास को एक बार सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य सभी लोग कर दीजिए। ठीक है, और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप सर्च कर सकते हैं विद्यालय एजुकेशन, वहां से भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में आप कोई भी अपना क्वेश्चन, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उम्मीद है कि वहां पर आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आप अपने एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और जितनी भी जानकारी है वहां पे समय समय पर प्रोवाइड की जाती है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।